हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं कि एक श्योरिटी जो होता है वो अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से डिस्चार्ज हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है नोटिस ऑफ रिवोकेशन सेक्शन 130। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। तो देखिए, जब श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को जाके ये बोल देता है कि सर अब से जो मेरी गारंटी थी वो ख़त्म होती है, यानी कि अब से मैं अपनी गारंटी को कैंसिल कर रहा हूँ, तो जो भी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होंगी क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा। सो दिस इज़ अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। लेकिन ये जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है ये कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में ही एप्लीकेबल होता है, यानी कि अगर आपने एक बार स्पेसिफिक गारंटी दे दी तो फिर आप उसे वापस से रिवोक नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं और लक्ष्मण आपके आके गारंटी ले लेता है, तो लक्ष्मण जो है वो फ्यूचर में जाके बैंक को नहीं बोल सकता कि सर अब मैं गारंटर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी आपको 10 लाख रुपीज़ का उसकी गारंटी के बेस पे लोन दिया था, तो 10 लाख रुपीज़ तो आपके पास आ चुके हैं। तो उस केस में लक्ष्मण जो है वो हमेशा लायबल रहेगा। तो ये जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन होता है ये सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में ही एप्लीकेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल, आपने शॉपकीपर से बोला था कि मैं मेरे फ्रेंड को 5,000 रुपये तक का सामान दे देना, मैं लायबल रहूँगा। लेकिन अभी आपके फ्रेंड ने 2,000 रुपये का ही सामान खरीदा था। 2,000 रुपये का सामान खरीदने के बाद आपने क्रेडिटर को बोल दिया कि सर अब से मैं लायबल नहीं हूँ, मैं अपनी गारंटी को रिवोक करता हूँ। तो 2,000 रुपये के बाद जितना भी परचेजेस, जितनी भी सेल वो शॉपकीपर करेगा, उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा। यानी कि उसने अपनी गारंटी को क्या किया, रिवोक किया, उसको कैंसिल किया। तो सिर्फ 2,000 रुपीज़ तक के लिए वो लायबल रहेगा। फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए श्योरिटी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। नेक्स्ट है डेथ ऑफ श्योरिटी सेक्शन 131। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो जो भी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होंगी क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, उनके लिए भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, कोई उनके लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन जितनी ट्रांजैक्शंस श्योरिटी के जीते जी हुई हैं, यानी कि जब तक वो अलाइव था, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में हुई हैं जिनके लिए श्योरिटी ने गारंटी ली थी, वो उन सब के लिए लायबल रहेगा। और जो भी उसकी स्टेट होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी, वहाँ से वो पैसा रिकवर किया जाएगा। यानी कि श्योरिटी के पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए हमेशा श्योरिटी लायबल रहेगा, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए जो है श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, भले ही क्रेडिटर को ये बात पता हो चाहे ना पता हो कि श्योरिटी की डेथ हो गई। तो शॉपकीपर को ये बात पता नहीं था कि श्योरिटी की डेथ हो गई, लेकिन वो सामान जो है वो धार पे दिए जा रहा है। तो जिस दिन पे श्योरिटी की डेथ हो जाती है उससे पहले की ट्रांजैक्शंस का प्रूफ दिखा दो और आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। तो जो भी ट्रांजैक्शन उसके बाद होंगी, उसकी डेथ के बाद होंगी, उसके लिए वो गारंटी रिवोक हो जाती है, वहाँ से वो कैंसिल हो जाती है और श्योरिटी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। नेक्स्ट है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 133। यानी कि अगर कोई भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए जाते हैं बिना श्योरिटी को बताए, तो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने दोनों ने मिलकर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर लिए और श्योरिटी को बताया भी नहीं, या फिर अगर श्योरिटी को बताया है लेकिन उसने अपना कंसेंट नहीं दिया, तो आपको पता है साइलेंस कैन नेवर अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो श्योरिटी जो था वो चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला, तो भी इन दैट केस श्योरिटी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाता है, वो कोई भी लायबल नहीं होगा। तो देखिए, श्योरिटी ने जो गारंटी दी थी वो किसके लिए दी थी? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी थी। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए श्योरिटी लायबल था। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने दोनों ने मिलकर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसको ऑल्ट्रेशन किया, तो आपको याद होगा जब हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वहाँ पे बोला था कि अगर नोवेशन होता है या फिर ऑल्ट्रेशन होता है तो उससे जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। तो सिमिलरली जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी भी तो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया ना। अब इन्होंने जो चेंजेस किए हैं कॉन्ट्रैक्ट में उसकी वजह से तो ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो श्योरिटी ने गारंटी दी ही नहीं। तो यहाँ पे जो श्योरिटी की ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए जिसकी वजह से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर सेक्शन 134। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, आपने बैंक से लोन लिया था 10 लाख रुपीज़ का और लक्ष्मण ने गारंटी दी थी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लोन के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने उनकी रीपेमेंट के लिए क्या बोला कि सर मेरे पास जो है ये कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप इसको मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। अगर ये हो सकता है 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 लाख रुपीज़ से कम भी हो सकता है। तो उसने बैंक वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से बैंक ने कहा कि ठीक है, आज से तुम्हारा जो लोन का अमाउंट था हमने तुम्हें उससे फ्री किया। अब बैंक ने जाके जब उस गोल्ड को सेल किया तो उसकी जो वैल्यू निकली वो सिर्फ 8 लाख रुपीज़ निकली।
तो यानी कि अब जो 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट है वो बैंक श्योरिटी से रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक ने खुद प्रिंसिपल डेटर को अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ कर दिया था। और अगर प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज़ हो जाता है तो फिर श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाता है, उसकी भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती। तो यहाँ पे श्योरिटी जो है वो 2 लाख रुपीज़ के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज तो मतलब श्योरिटी भी डिस्चार्ज। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, सेक्शन 139। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर क्रेडिटर को कुछ चीज़ करनी चाहिए थी, उसकी ड्यूटी थी कोई चीज़ करनी और उसने नहीं की, या फिर क्रेडिटर की ड्यूटी था कि वो कुछ ना करे लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से श्योरिटी के पास जो राइट अवेलेबल था अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वो राइट उससे लूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे श्योरिटी जो होता है वो अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड की गारंटी ले ली उसके बॉस के सामने कि सर मेरा फ्रेंड जो है वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपने उसके बॉस को बोला कि सर आपने एक काम करना है कि हर महीने के एंड में जाके एक बार कैश का बैलेंस चेक कर लेना कि कैश के बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये काम करना था, जो क्रेडिटर को करना था, उसके बॉस को करना था, उसकी ड्यूटी थी ये चेक करना। लेकिन 1 साल हो जाता है, उसका बॉस उसको चेक नहीं करता बैलेंसेस को। 1 साल बाद जाके 1 साल बाद जाके पता चलता है कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। 50 लाख रुपीज़ का जो है उस पर्सन ने जो है वो स्कैम किया है। अब यहाँ पे जो बॉस है वो जाके श्योरिटी को बुलाता है कि श्योरिटी आओ, तुमने गारंटी ली थी अपने दोस्त की, तो 50 लाख रुपीज़ मुझे पे करो। तो यहाँ पे जो श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि एक काम था जो कि क्रेडिटर को करना था, उसकी ड्यूटी थी कि वो ये काम करे, तो यहाँ पे उसने वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो श्योरिटी के पास राइट है वो भी लूज़ हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे श्योरिटी लायबल नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिटर ने अपनी कोई ड्यूटी जो है उसका ओमिशन किया है। सो दिस इज सेक्शन 139। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन 141। अब देखिए, मान लीजिए कि जो बैंक है, आप लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं और उनको बैंक बोलता है कि तुम्हें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो आपने या तो अपने घर के पेपर्स वहाँ पे डिपॉजिट करा दिए, या फिर कोई गोल्ड वगैरह था वो डिपॉजिट करा दिया एज अ सिक्योरिटी। लेकिन बैंक ने बोला साथ साथ गारंटी भी लेके आओ, तो आपने अपने फ्रेंड लक्ष्मण को एज अ गारंटर भी बोल दिया कि तुम मेरी गारंटी दे दो। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो अब पेमेंट कौन करेगा? श्योरिटी करना पड़ेगा। तो सारी पेमेंट कौन करेगा? लक्ष्मण करेगा। लेकिन लक्ष्मण के पास राइट है, जब हमने राइट्स ऑफ श्योरिटी किए थे तो देखा था कि अगर श्योरिटी पेमेंट कर देता है प्रिंसिपल डेटर की, तो उसके पास राइट्स होते हैं कि जो भी सिक्योरिटी है वो उसका पोजेशन वापस ले सकता है फ्रॉम द क्रेडिटर। तो यहाँ पे लक्ष्मण के पास राइट है कि वो 10 लाख रुपए बैंक को पेमेंट कर देगा, और बैंक के पास जो भी प्रिंसिपल डेटर ने जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट की है वो उसको ले लेगा, अपने पास ले लेगा, तो चाहे वो गोल्ड हो या फिर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैंक है उससे वो पेपर खो जाते हैं, या फिर जो गोल्ड था वो उसने घुमा दिया, उनको नहीं मिल रहा वो गोल्ड कहाँ रख दिया। तो यहाँ पे श्योरिटी के पास क्या है कि जितनी वैल्यू का, जितनी वर्थ का वो गोल्ड था, उतना अमाउंट अब श्योरिटी को पे नहीं करना। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ का लोन था, जिसमें से गोल्ड की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, तो अब श्योरिटी जो है वो सिर्फ 8 लाख रुपीज़ बैंक को पे करेगा, 2 लाख रुपीज़ की पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेस की वजह से जो है सिक्योरिटीज़ लूज़ हो गई हैं। तो सिर्फ जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू है वो उनसे डिस्चार्ज हो जाएगा, बाकी का जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट, उसके लिए वो लायबल रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी के अमाउंट तक वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर जो सिक्योरिटी है वो इस वजह से खोई है बिकॉज ऑफ द नेचुरल एक्ट ऑफ गॉड, या फिर कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट हो गया था, तो उस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती। तो मान लीजिए कि बैंक में जो है अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से जो सारा सामान था वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो वहाँ पे जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होती, श्योरिटी पूरा 10 लाख रुपीज़ देगा। तो लॉस का मतलब है नेग्लिजेंस या फिर केयरलेसनेस। तो बैंक का नेग्लिजेंस की वजह से लॉस होगा तो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा, लेकिन अगर कोई अनअवॉइडेबल चीज़ हो जाती है तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है अरेंजमेंट बाय क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, सेक्शन 135। अब यहाँ पे बोलता है कि अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने दोनों ने मिलकर कुछ चीज़ कर ली जिस बिना श्योरिटी को बताए, तो फिर वहाँ पे श्योरिटी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाता है। अब देखिए, क्रेडिटर ने क्या किया, श्योरिटी को बोला कि तुम्हारा जो डेट है वो ड्यू हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल डेटर ने बोला कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। तो क्रेडिटर ने बोला ठीक है, मैं तुझे 6 महीने और देता हूँ, 6 महीने बाद मेरे अमाउंट की पेमेंट कर दियो। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि प्रिंसिपल डेटर को
टाइम जो है वो एक्सटेंड कर दिया, लेकिन उन्होंने श्योरिटी को नहीं बताया। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इनकी ड्यूटी थी कि आप श्योरिटी को बताओ कि ड्यू हो गया लेकिन मैं इसको 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया, तो श्योरिटी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर क्रेडिटर ने क्या किया कि श्योरिटी के प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें स्यू नहीं कर रहा। देखो 1 साल हो गया, तुमने 1 साल बाद मुझे पैसे देने थे, 1 साल पूरा हो गया, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। प्रिंसिपल डेटर कहता है कि सर मुझे स्यू मत करो, मैं आपको 2 दिन में पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे उसने उसके साथ क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें स्यू नहीं करूँगा। तो या तो क्रेडिटर उसका टाइम बढ़ा रहा है या फिर उसको प्रॉमिस कर रहा है नॉट टू स्यू इन द कोर्ट। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में अगर आप श्योरिटी को नहीं बताते हो ये बात, तो श्योरिटी अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगा। उसका कोई भी अमाउंट अगर फ्यूचर में प्रिंसिपल डेटर नहीं पे करता तो श्योरिटी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर सच डिफ़ॉल्ट। लेकिन फॉलोइंग 3 सिचुएशंस में श्योरिटी जो है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता। तो फर्स्ट है कि अगर बैंक को जो है वो आप बोलने नहीं गए कि सर मेरा टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड कर दो, लेकिन जो आपके बॉस है यानी कि थर्ड पर्सन जो है वो जाके बैंक को बोलता है कि देखो ये मेरा एम्प्लॉई है, इसको जो है तुम जो टाइम लिमिट है थोड़ी सी बढ़ा दो, ये जो है तुम्हारा पेमेंट कर देगा। तो यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, बैंक और आपके बॉस के बीच में, यानी कि आपने मिलकर कुछ नहीं किया बैंक के साथ। तो यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो बैंक आपके बॉस के कहने पर आपका जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर देता है, तो यहाँ पे श्योरिटी लाइबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रॉमिस हुआ है, वो आपके और आपके बैंक के बीच में नहीं हुआ, बैंक और आपके बॉस के बीच में हुआ है। तो यानी कि थर्ड पार्टी से अगर प्रॉमिस आता है बैंक का, तो फिर वहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती। सेकेंड सिचुएशन होती है कि जब बैंक ने अपनी मर्जी से आपको कोर्ट में स्यू नहीं किया, यानी कि अगर आप बैंक को बोलोगे कि सर मैं पैसे जो है विदिन 1 मंथ दे दूंगा, आप मुझे कोर्ट में स्यू मत करो, आप मेरे अगेंस्ट फाइल केस मत करो, तो यहाँ पे श्योरिटी जो था वो डिस्चार्ज हो जाता। लेकिन अगर बैंक अपनी मर्जी से आपको खुद कोर्ट में स्यू नहीं करता, यानी कि उसने आपको छोड़ दिया कि ठीक है मैं कोर्ट में स्यू नहीं करता, अगले की रेपुटेशन ख़राब हो गई, अभी दे देगा, तो उसने अपनी मर्जी से डिले किया है कि आपको कोर्ट में स्यू नहीं करा, तो फिर यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद जाके बैंक को रिक्वेस्ट करते कि सर मुझे स्यू मत करो, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोरबियरेंस हो रहा है बैंक की तरफ से, क्रेडिटर की तरफ से। लास्ट सिचुएशन है कि जब एक ही डेट के लिए को श्योरिटीज़ होते हैं। तो को श्योरिटीज़ मतलब कि जब एक से ज़्यादा लोगों ने गारंटी दी होती है। तो फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेने गए 10 लाख रुपीज़ का, और आपके लोन के लिए राम ने भी गारंटी दी है और लक्ष्मण ने भी दी है, तो राम और लक्ष्मण क्या हो जाएंगे, को श्योरिटीज़ हो जाएंगे। तो इस केस में अगर बैंक को पेमेंट एक बंदा कर देता है, तो मान लीजिए राम ने जो है वो बैंक को जाके 5 लाख रुपीज़ पे कर दिए, तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, राम को डिस्चार्ज कर देगा फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे बैंक ने एक श्योरिटी को डिस्चार्ज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वाला ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं, बाकी वाले की लाइबिलिटी अभी रहेगी। तो यानी कि एक को श्योरिटी को डिस्चार्ज करने से दूसरे को डिस्चार्ज नहीं मिलता, तो दूसरे वाला जो है वो लाइबल रहेगा। और अगर मान लीजिए कि राम ने पूरा 10 लाख रुपीज़ पे कर दिया, तो भी जो श्योरिटीज़ है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन राम के पास राइट आ जाएगा कि जो लक्ष्मण से वो 5 लाख रुपीज़ रिकवर कर सकता है। यानी कि लक्ष्मण की जो लाइबिलिटी है वो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो पेमेंट नहीं करता जितना अमाउंट उसने गारंटी किया था। तो 5 लाख रुपीज़ या तो वो बैंक को पे करेगा, और अगर राम ने पूरा अमाउंट बैंक को पे कर दिया तो लक्ष्मण जो है वो किसको पे करेगा, राम को पे करेगा 5 लाख रुपीज़। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में लक्ष्मण जो है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। लास्ट है इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड हो जाता है तो वहाँ पे लाइबिलिटी का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, श्योरिटी की कोई लाइबिलिटी ही नहीं होती। अब इनवैलिड कब कब होता है, तो 2 सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाएगा। फर्स्ट होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो या तो मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, या फिर फ्रॉड की वजह से, या फिर हमने कोई मटीरियल ट्रांजेक्शन जो है, मटीरियल पार्ट जो है ट्रांजेक्शन का वो हमने छुपाया है, तो उन केसेस में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका जो फ्रेंड है वो कहीं पे जॉब करता है और वहाँ पे उसने जो कैश है उसमें गड़बड़ी की है, तो उसका एम्प्लॉयर उसको जॉब से निकाल देता है। तो जो फ्रेंड है वो जाके बॉस को रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो बॉस उसको कहेगा कि एक काम करो, जाके किसी की गारंटी लेके आओ कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं उससे अमाउंट रिकवर करूँगा। तो आपका फ्रेंड आपके पास आता है कि यार मेरी हेल्प कर दे, मुझे जॉब चाहिए और मेरा जो बॉस है ना उसको गारंटी चाहिए, तभी वो मुझे जॉब पे रखेगा। तो
आप जाके अपने फ्रेंड की गारंटी दे आते हैं कि सर मेरे फ्रेंड को रख लो, बहुत अच्छा है, कभी भी फ्यूचर में इसने कोई गड़बड़ी की तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो आपने वहाँ पे गारंटी दे दी और उसके बॉस ने उसको वहाँ पे जॉब दे दी, लेकिन ना तो बॉस ने आपको बताया ना ही आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि उसने पास्ट में ऐसी कोई गड़बड़ी की थी। यानी कि मटीरियल फैक्ट था, बताना चाहिए था, बॉस को भी बताना चाहिए था कि तुम्हारा फ्रेंड ऑलरेडी गड़बड़ कर चुका है, देख लो, पक्का हो ना तुम गारंटी लेने के लिए। ना तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि यार मेरे से ना गलती हो गई, मैंने पैसे चुरा लिए थे तो इस वजह से मेरा बॉस को गारंटी चाहिए। तो दोनों ही पार्टीज़ ने क्या किया, उसके साथ फ्रॉड किया। और यहाँ पे क्रेडिटर को बताना चाहिए था, बॉस को बताना चाहिए था, वो क्या रहा, साइलेंट रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है जो कि आपने दिया है ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मटीरियल फैक्ट छुपाया गया है। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ इनवैलिड एंड श्योरिटी यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। सेकेंड होता है कि जब श्योरिटी बोलता है कि सर जब तक दूसरा श्योरिटी आके ज्वाइन नहीं करेगा तब तक मेरी लाइबिलिटी नहीं है। तो आप बैंक से लोन लेने जाते हैं और आपने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण तू मेरी गारंटी ले ले। तो लक्ष्मण ने बोला कि सर मैं गारंटी तो ले लूँगा लेकिन साथ में किसी और को भी लेके आओ। तो आपने राम को भी बोला कि राम मेरी गारंटी ले ले। तो राम और लक्ष्मण दोनों आपकी गारंटी लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन होता क्या है कि सिर्फ लक्ष्मण ही गारंटी लेने के लिए पहुंचता है, राम आता ही नहीं है। तो इन दैट केस जो लक्ष्मण की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो जब तक को श्योरिटीज़ दोनों के दोनों ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक एक को श्योरिटी की गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। So this was all about the discharge of liability of a surety.